नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। प्रदेश में लंपी से गाय लगातार दम तोड़ रही हैं। लंपी स्किन डिसीज संक्रमण से अब तक 55,448 गायों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में गौ माता पर कहर बरपा रही है लंपी स्किन डिसीज। गायें तड़प तड़प कर मर रही हैं। राजस्थान में कुल 12 लाख से ज्यादा गायें इस बीमारी से संक्रमित हैं। प्रदेश भर में लंपी स्किन बीमारी कहर बनकर टूट रही है। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। गायों में फैलने वाली इस बीमारी से अब तक 55,448 गायों की प्रदेश भर में मौत हो चुकी है। गौ माता पर यह बीमारी कहर बनकर बरस रही है। गायों को ठीक करने के लिए कई इलाज भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस संक्रमण की अभी तक रोकथाम नहीं हो पाई है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। लंपी जब से प्रदेश भर में फैली है तब से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनको देखकर मन विचलित हो जाता है। गायों के शव जगह जगह पड़े हुए देखने को मिलते हैं। इस बीमारी में गायों के शरीर पर गांठें पड़ जाती हैं। राजस्थान की बात करें तो 12 लाख से ज्यादा गायें अभी तक संक्रमित हो चुकी हैं। वहीं 55,000 से ज्यादा गायों ने दम तोड़ा है। बुरी तरह से ये जो बीमारी है पूरे प्रदेश भर में पशुओं में फैल चुकी है और अब इस संक्रमण की रोकथाम नहीं हो रही है तो कई शहरों में बंद भी देखने को मिल रहा है। गायों की हालत को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह बंद किया गया। इस बीमारी को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाए जिससे कि इन पशुओं को जो इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं उससे बचाया जा सके। कई इलाकों में तो गायों को आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर खिलाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह से गाय इस संक्रमण से मुक्त हो सके। वैक्सीनेशन ड्राइव्स भी चलाए जा रही हैं, लेकिन कुछ खास असर अभी तक देखने को नहीं मिल पा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस संक्रमण की चपेट में आने के बाद से ही गायें जो हैं बीमार हो रही हैं और फिर बीमार गायों का दूध पीने से लोग डर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी राकेश से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश, प्रदेश भर में लंपी का जो कहर है वो अब बढ़ता जा रहा है। 55,000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट है पूरा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लंपी वायरस संक्रमण फैला है खासतौर पर नए जिलों में जो पूर्वी राजस्थान के हैं, राजधानी जयपुर में लगभग औसतन 10,000 पशु प्रतिदिन यहाँ पर संक्रमित पाए जा रहे हैं। जो पहले जहाँ पर आया था जो सीमावर्ती जिले से वहां पर संक्रमण की दर भी कम हुई है और मृत्यु दर में भी कमी आई है। लेकिन जिन जिलों में नए सिरे से फैलता जा रहा है निश्चित तौर पर वहां पर पशुधन ज्यादा प्रभावित है, पशुपालक ज्यादा परेशान है क्योंकि यहाँ संक्रमण तेजी से फैलने के साथ साथ दूध की इनके उत्पादन पर भी अब इसका असर पड़ने लगा है। और चूंकि गॉटपॉक्स वैक्सीन जो लगाई जा रही है वो अभी इतनी प्रभावशाली नहीं है जितना इसको माना जा रहा था और संक्रमित क्षेत्रों में इसको नहीं लगाया जाता है। संक्रमित क्षेत्रों के बाहर इसको लगाने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित तौर पर अभी बेहद जरूरत है इसको रोकने की क्योंकि पशुधन का बड़ा नुकसान इसमें हुआ है। पशुपालक संकट के समय में है। जी राकेश, रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? कई जगहों पर आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर खिलाए जा रहे हैं गायों को और संक्रमण जो है लगातार फैलता ही जा रहा है। रोकथाम के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, देखो सरकार ने पहले जब ये लंपी वायरस संक्रमण आया तो खुद मुख्यमंत्री ने कोरोना की तर्ज पर युद्ध स्तर पर इससे लड़ाई की जो है कहा था कि करीब 8 डिपार्टमेंटों को इसको जिम्मेदारी दी थी कि उन सबका सहयोग करके इसको भगाना है। लेकिन इसके लिए बाकायदा होम्योपैथिक दवाइयां भी बताई गई थी। होम्योपैथिक उपचार भी पशुपालकों के लिए जारी किया गया था। आयुर्वेदिक उपचार में भी जो जिस तरीके से जब कोरोना से लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए दवाइयां बताई गई थी, उसी तरीके से पशुओं में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर दवाई नहीं है, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, तो पशुओं की इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करके और
रोग से संक्रामक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ उपचार जारी किए गए थे। तो वो अभी इसके लिए सरकार ने बकायदा आयुर्वेद विभाग के जितने भी जो वैद्य हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको फील्ड में उतारा हुआ। कई जिलों में युद्ध स्तर पर वो कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन पशुपालकों को इतनी जानकारी अभी इस वायरस की नहीं है, इस वायरस से निपटने की नहीं है। और ये फैलने के बाद निश्चित तौर पर पशुओं को और पशुपालकों को नुकसान पहुंचा रहा है। जिस प्रभावी तरीके से ये जानकारियां पशुपालकों तक होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं पहुंच पाई। जी राकेश, कुछ समय पहले तक ये भी सामने आया था कि सरकारी आंकड़ों में जो मौतें दर्ज हैं और जो एक्चुअल कह सकते हैं जो मौतें हैं, वो कुछ आंकड़ा जो है वो अलग है। तो अभी हाल फिलहाल क्या स्थिति है पूरे प्रदेश में? बिल्कुल एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी मौत के आंकड़ों को लेकर खड़ी सरकार के सामने एक बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि पशुपालन विभाग द्वारा जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं उसमें लगभग सिर्फ 55,000 मौतें दर्शाई गई हैं। लेकिन अभी जो मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वो कमेटी गठित करके जो डिस्पोजल के आंकड़े हैं उनको कलेक्ट किया जाए। हमारी जो ग्राम विकास अधिकारी हैं और सरपंच संघ हैं, उनसे वार्ता हुई है, तो उनका ये कहना है कि जो पशुपालन विभाग द्वारा आंकड़े जारी किए जा रहे हैं ये गलत हैं और इसको लेकर तो चलिए राकेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ते आगे और प्रतापगढ़ में लंपी संक्रमण से होने वाली मौतों का आंकड़ा तेजी के साथ अब आगे बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटों में लंपी संक्रमण से 15 गायों की मौत होने के बाद ये आंकड़ा 112 तक जा पहुंचा है। साथ ही 637 गायों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी के तहत साथ ही जिले में लंपी से संक्रमित होने वाली गायों का आंकड़ा भी बढ़कर 8,106 तक जा पहुंचा है। पशुपालन विभाग की ओर से संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है। तो ये प्रतापगढ़ की स्थिति है लंपी को लेकर। बीते 24 घंटे में प्रतापगढ़ में लंपी संक्रमण से 15 गायों की मौत होने की पुष्टि हो गई है और इसके साथ ही अब जो ये आंकड़ा है पूरा ये 112 तक जा पहुंचा है। इसके साथ ही 637 गायों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, यानी कि लंपी प्रतापगढ़ में भी तेजी से फैलने लगा है। बढ़ते आगे और पाली में लंपी संक्रमण से गायों की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। बांगड़ा स्टेडियम के पीछे बने आइसोलेशन सेंटर में रखी गई 103 गायों की दर्द से कर्रा रही हैं ये गायें। लेकिन दुख इस बात का है कि जिम्मेदार यहां इनके खाने की भी व्यवस्था पूरे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। आइसोलेशन सेंटर है लेकिन पूरा परिसर खुला पड़ा है। यहां गायों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ना तो नगर परिषद के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और कर्मचारी भी अपना पल्ला झाड़े हुए हैं। ये समर्पण भाव से अपनी ओर से जितना हो सकता है उतना कार्य कर रहे हैं। जैसे मेडिसिन के लिए देखें आप, तो गायों को साफ करना, उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना, यहाँ की सफाई की व्यवस्था देखना, पानी की व्यवस्था देखना, चारों की व्यवस्था देखना, खुद अपने हाथों से घाव साफ करना, जो गाय गोवंश झाड़ियों में फंसे उनको लेके आना, वहाँ से रेस्क्यू करना। ज़्यादातर घाव वाली गायें होती है उनको ट्रीटमेंट करते हैं, मलहम पट्टी करके और इलाज किया जाता है। और उनको जो खड़ी होने में असमर्थ है उनका भी इलाज करके हम मशीन लाई गई है, इलाज कर रहे हैं। हमारे रायके ढाणी की पूरी टीम यहीं पे मौजूद होती है। सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक हम सेवा देते हैं। और जयपुर से बड़ी खबर है, सफाई को लेकर बीजेपी का संग्राम देखने को मिला है। विधायक अशोक लाहोटी का अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला। सीवरेज पानी का टैंकर लेकर पहुंचे हैं विधायक अशोक लाहोटी। जेडीए सीवरेज का टैंकर स्थानीय लोगों के साथ जेडीए लेकर पहुंचे विधायक। जेडीए को दिया 15 मिनट का अल्टीमेटम। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से, सफाई को लेकर बीजेपी का संग्राम देखने को मिला। तो ये जयपुर से बड़ी खबर, सफाई को लेकर बीजेपी का संग्राम। विधायक अशोक लाहोटी का अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला था। सीवरेज पानी का टैंकर लेकर जेडीए पहुंचे थे अशोक लाहोटी। नहीं है, आज अभी वापस आकर बात करेंगे। यदि 5 लोग कौन आ रहे हैं?
खराब है। पानी में से निकलने में, बच्चों को छोड़ने में कई बार एक्सीडेंट होते होते बचा है। हम लोग इतना परेशान है उस रोड से। कोई भी हमारे गेस्ट आते हैं तो बोलते कहाँ कच्ची बस्ती में रह रहे हो तुम, रहने लायक तो वो जगह ही नहीं है। पता नहीं वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं वहाँ पे। वहाँ से निकलना इतना मुश्किल है, घुट नहीं सकता। पानी है वहाँ पर, इतना गंदा पानी भरा हुआ है कि कोई गिरे तो उठ भी नहीं सकता। सर सीवर वाला पानी है। यदि आप पैदल चलना चाहें ना तो आप 1 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, पर वहाँ से पैदल क्या आप बाइक पे भी निकलना पसंद नहीं करेंगे। इतना गंदा पानी। वो पूरी रोड जो है वहाँ पर कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। बार बार सड़क बनती है लेकिन बार बार गड़बड़ हो जाती है। वहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है कि ड्रेनेज सिस्टम बनाना जरूरी है, बट नेता लोग कोई प्रॉपर काम नहीं करते। आधी पौनी सड़क बनाते वो वापस प्रॉब्लम हो जाती है। अवैध पार्किंग भी है वहाँ पे। जब हमने अपने फ्लैट लिए थे हर तरह का हमने टैक्स दिया था। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है ना कि हमें सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, हमें सड़क दे, पानी दे, सीवरेज दे। जेडीए कहता है कि हम इस तारीख को आगे काम करेंगे, इस तारीख को हम लोग आएंगे, बट उन्होंने कोई इस पे सुनवाई नहीं करी है। वहाँ पे अवैध पार्किंग की समस्या है, असामाजिक तत्व वहाँ पे आते हैं, महिलाओं का आना जाना वहाँ पे दुर्भर हो गया है, बहुत ही मुश्किल से। आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये देख लो। जितनी बार आते हैं आश्वासन मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सब क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज वेरी बैड। रोड बनाई भी है तो भी जो कुछ महीनों से ज्यादा नहीं रुकती है। फिर अपने घर के सामने लोग बाग काट देते हैं रोड को और सब पानी नीचे जाके रोड डैमेज होती है। राजधानी जयपुर में जेडीए जो है विकास के दावे करता है, लेकिन जो तमाम लोग हैं आज जेडीए के दफ्तर पर पहुंच करके नाराजगी अपनी जता रहे हैं। कारण यह है कि उनकी सीवरेज से जुड़ी हुई, सड़कों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनका समाधान यहां पर नहीं हो रहा है। अधिकारी उनकी सुनने को कोई तैयार नहीं है। अपने विरोध प्रदर्शन के जरिए अब लोग यहां पर पहुंचे हैं। अशोक लाहौटी उनके विधायक जो है सांगानेर क्षेत्र के, वो यहां पर इस ट्रैक्टर पर सवार होकर के यहाँ आए और आज उन्होंने दावा किया है कि यहाँ पर गंदा पानी जो है वो जेडीए के परिसर में फैला करके जाएंगे अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या का समाधान होना हमें बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इच्छा शक्ति इनकी बिल्कुल भी नहीं है। काम बिल्कुल भी जो है ये नहीं करते। अब कौन सी सरकार काम करेगी हमें पता नहीं है। पिछले 9 साल से मैं देख रहा हूँ वो अभी भी वहाँ पर है, जबकि एज पर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 6 महीने से ज्यादा स्टे रह नहीं सकता, लेकिन उसकी कोई प्रबंध नहीं है कि वो स्टे को हटाया जाए। अतिक्रमण बहुत ज्यादा, ट्रैक्टर ट्रॉलियां ठेले लगे हुए हैं, छोटा सा रोड है वो भी तैयार नहीं है। लाइट ही नहीं है, रोड पर लाइटों के नाम है, लाइट है वो जलती भी नहीं है। कचरा वचरा कुछ भी नहीं उठाया जाता वहाँ पे, और अवैध बूचड़ खाने वगैरह सब कुछ है वहाँ पे, उसका भी नहीं है। और इतनी नालियाँ नहीं है, कोई जैसे ऑटो रिक्शा में भी पानी आ जाएगा। सोचे हम कितने त्रस्त होंगे आने के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये वहाँ पे जो पानी है वो सीवरेज पानी है। दूसरी बात है यदि आप से जाना चाहो नहीं जा सकते। तो तमाम समस्याओं को लेकर के यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और अपनी नाराजगी यहाँ पर जता रहे हैं। जेडीए में इस समय भी हंगामा बरपा हुआ है और विधायक अशोक लाहौटी और जेडीसी के बीच में चर्चा यहाँ पर चल रही है और साथ ही में कहा कि आज अगर समस्या का समाधान उन्हें यहाँ पर नहीं मिलता है तो उसके बाद में आर्य पार होगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश जयपुर। तो जयपुर में ये सफाई को लेकर बीजेपी का संग्राम देखने को मिला। इसी पर बात करेंगे हमारे सहयोगी महेश से, जो हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। महेश, एक अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला है, साथ ही लोगों की भी जो कह सकते आक्रोश है साफ देखने को मिला है। सरकार पर लोगों ने आरोप लगाए हैं कि सही सड़कें नहीं मिली हैं, जबकि लोगों ने पूरा टैक्स दिया है। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से आज यहाँ पर भाजपा के विधायक है सांगानेर से अशोक लाहौटी, वो यहाँ सीवर लाइन से भरा हुआ पानी का, गंदे पानी का टैंकर लेकर के यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने अपने स्थानीय लोगों के साथ में यहाँ पर जम करके नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और उसके बाद में जेडीसी से भी मुलाकात की और उसके बाद में उस मुलाकात के बाद में जेडीसी ने आश्वासन दिया है कि 15 दिनों में उनकी जो समस्याएँ हैं उनका समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन उन साफ तौर पर यहाँ पर लोगों को जब वो संबोधित कर रहे थे तब लाहौटी ने कहा कि 15 दिन में अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, आज वे एक टैंकर लेकर के पहुंचे हैं, 100 टैंकर लेकर के यहां पर आएंगे और पूरा सीवर लाइन का जो गंदा पानी है वो पूरे जेडीए के परिसर में यहां पर दिखाई देगा और फिर उसके बाद में जो जेडीए है उसकी जो जिम्मेदारी है वो लेगा। क्योंकि आज जेडीए की तरफ से जो तमाम योजनाएं हैं या जिनका विकास जेडीए करता है, क्योंकि पैसा पूरा लिया जाता है जेडीए की तरफ से, लेकिन आमजन जब सुविधाओं की मांग करता है तो कहीं न कहीं जेडीए अपने हाथ पीछे खींच लेता है और इसी कारण से जो लोगों का गुस्सा और नाराजगी, आक्रोश है वो आज यहाँ पर सड़कों पर देखने को मिला है। जेडीए के जो
कार्यालय पर, मुख्यालय पर यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर रामपुरा रोड में मंगला मानंदा के बाहर, और देखिए ये सिर्फ बानगी भर हो सकता है लेकिन अलग अलग जगहों की समस्याएं हैं। जिस तरह से लोगों ने कहा कि उनके यहाँ पर सीवरेज की पानी की समस्याएं हैं, सड़कों से संबंधित समस्याएं हैं। मानसून के अंदर बारिश का पानी जो है वो घुट्टे तक भर आता है। ऐसे में आप सोचिए कि राहगीरों का निकलना किस तरह से वहां पर मुमकिन हो पाता होगा जब वाहन चालक ही वहां से नहीं गुजर पाते हैं, और तो आमजन के लिए वहां पर रह पाना किस कदर से जो है परेशानी का सबब बन जाता होगा। इस कारण से यहाँ पर जिस तरीके से जो बातचीत हुई है, जेडीसी साहब यहाँ पर पहुंचे हुए, उनसे बात करने की भी कोशिश है। सर, यहाँ पर कई तरह के आरोप लगा करके गए, भाजपा के विधायक यहाँ पर आए, किस तरह से आप बताना चाहेंगे कि जो उनके आरोप हैं उनमें कितनी सच्चाई है, साथ ही में जेडीए क्या कुछ कर रहा है? नहीं, मेरे सामने तो वो काफ़ी लोगों के साथ आए थे, कोई सड़क की समस्या को लेकर और पानी के डिपोजिशन को लेकर। इस तरह के कोई आरोप की बात नहीं थी। आपके सामने उन्होंने कोई आरोप लगाए तो मैं उनको भी आप के माध्यम से जानकर उन पर भी कार्रवाई करूंगा। मूल रूप से वो रामपुरा जो रेलवे फाटक है उसमें दोनों तरफ जो सड़क जाती है, एक तरफ न्यू सांगानेर रोड की तरफ और एक तरफ डिग्गी रोड की तरफ, उस रोड के कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे क्योंकि वो 200 फीट सेक्टर रोड है और वहाँ पर जो पानी का भराव होता है बिकॉज ऑफ स्लोप, उसको भराव को हम किस तरह से कहीं डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं उसकी बात थी। तो जेन्युइन परेशानी है वहाँ के लोगों की, लेकिन हमने भी वहाँ का एक बार पीटी सर्वे करवाया हुआ है। काफ़ी सारे मकान ऑलरेडी वहाँ पर बने हुए हैं, बाउंड्री वॉल्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे या तो हम इसमें कुछ एक्विजिशन की या धारा 44 को लेकर हम एक स्पेस निकाल सकें और कुछ सड़क का स्पेस निकालने के बाद सड़क बनवा सकें और साथ ही साथ उसका ड्रेनेज सिस्टम हम प्रॉपर कर सकें। इसके लिए मैंने 5 जनों की एक समिति बनाई है जिसमें डायरेक्टर इंजीनियर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, सीसी हैं और वो कल से ये काम शुरू करेंगे। 15 दिन का उनको बोला है, वो पूरा जाकर नक्शा बना के और देखें क्या हो सकता है। स्लोप का भी नक्शा बनाए। इतना एक वक्त लगा है, उनका कहना है कि कई समय से आपसे संपर्क में है, मतलब जेडीए से आप अभी आए, इसके पहले से भी वो कोशिशें कर रहे हैं? नहीं, जैसा कि उन्होंने बताया कि पहले भी जेडीसी जो थे उनसे भी मिले थे और पहले भी आए थे, तो डेफिनेटली आए होंगे और उस समय भी कुछ कार्रवाई की होगी। लेकिन वो कार्रवाई बिकॉज ये एक्चुअली जो स्लोप है इसका वो पूरी तरह से डिगी की तरफ है, स्लोप पूरी रोड का, और उस स्लोप के बीच में रेलवे बाउंड्री लाइन पर रेलवे वालों ने बहुत आगे आकर अपनी सीमा पर जो पहले उनका कंस्ट्रक्शन नहीं था या उनकी बाउंड्री वॉल नहीं थी, वो पूरी तरह से उन्होंने सीसी वॉल बनाकर कंस्ट्रक्ट कर ली। तो जो पहले पानी उधर जाता था वो पूरी तरह से पानी इधर कॉलोनी की तरफ हो गया है। तो चूंकि हाँ कुछ एनक्रोचमेंट भी होंगे उस तरफ, तो वो मैंने इसमें सीसी को भी लिया है टीम में और डिप्टी कमिश्नर जोन भी है, तो वो भी पूरा बताएंगे। तो जो ये रिपोर्ट आएगी मेरे पास में 15 दिन के बाद, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। वहाँ के लोग ये उम्मीद करें कि इस बार उनकी समस्या का ठोस समाधान निकल जाएगा। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो समस्या है उसका पूरा समाधान निकले, भले वो ड्रेनेज डिस्पोजल हो। इवन मैंने तो उनको ये भी बोला है कि जो तात्कालिक रूप से अगर पानी बहुत सारा पड़ा है तो उसको हम पंप आउट कैसे कर सकते हैं, कोई खाली प्लॉट में डाल सकते हैं कुछ इस तरह से, तो वो भी हम करेंगे सो दैट कि एक इमीडिएट रिलीफ लोगों को मिले। बाकी मैं जब ये रिपोर्ट आएगी कमेटी की तो उसके अनुसार कार्रवाई। राजस्थान की भी आप तैयारियां कर रहे हैं, दिवाली का भी त्योहार नजदीक है, शहर को आप चमका रहे हैं, लेकिन किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो रोड लाइट की जो और भी समस्याएं जो सामने आ रही हैं उनको लेकर के किस तरह से आप ध्यान देंगे? अभी जो इन्वेस्ट राजस्थान समिट 7 और 8 अक्टूबर को होने जा रहा है जयपुर में, एक बहुत बड़ा इवेंट है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशन में पूरे जयपुर की जितनी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सभी चाक चौबंद है कि हमारा जो जयपुर का बेस्ट फेस है वो आने वाले इन्वेस्टर्स के सामने हो, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। जहाँ तक जेडीए का प्रश्न है, अभी सभी डिपार्टमेंट्स जेडीए, नगर निगम, इंडस्ट्रीज, यूडीएच, सबने, हाउसिंग बोर्ड, सबने भ्रमण किया है उन लोकेशंस का जहाँ पर कि ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, ठहरेंगे, जेईसीसी में जहाँ पर कि इनकी मुख्य मीटिंग्स वगैरह होंगी। तो वहाँ पर सब हमने व्यवस्थाएं देखी हैं, सड़कों की, कुछ अतिक्रमणों की और अन्य जो ग्रीनरी और इस तरह की है या डिफेसमेंट की, उनको हम आने वाले 10-15 दिन में पूरी तरह से ठीक कर लेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि जो राजस्थान का बेस्ट फेस है उनके सामने आए और हम सब कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। एलिवेटेड रोड तो अब कंप्लीट है, उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को परसों लेटर नोटशीट भेजी है माननीय मंत्री जी के माध्यम से कि वो कोई भी डेट दिलावें
जिसपे कि वो उद्घाटन कर सकें। साथ ही साथ हमने 6 शिलान्यास के लिए भी उनको भेजा है, जिसमें से जो RIC चलिए महेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और SHO भूपेंद्र सिंह लाइन हाजिर हो गए हैं। कोटा में युवक के थाने में आग लगाने के मामले में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मामले में नयापुरा थाना SHO लाइन हाजिर हुए हैं। SHO भूपेंद्र सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। सिटी SP केसर सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं। कल रात बता दें कि युवक राधेश्याम ने खुद को थाने में आग लगाई थी। पार्षद पर समस्या का समाधान नहीं करने और बात नहीं सुनने के बाद युवक ने थाने के आगे खुद को आग लगाई और अब इसमें बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में। SHO भूपेंद्र सिंह लाइन हाजिर किए गए हैं। मामले में नयापुरा थाना SHO लाइन हाजिर हुए हैं। भूपेंद्र सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। सिटी SP केसर सिंह ने इस बात के आदेश जारी किए। बीती रात राधेश्याम ने खुद को थाने में आग लगाई थी। 40% तक ये युवक झुलस गया था। देर रात ही 40% झुलसे हुए इस युवक को कोटा से जयपुर रेफर किया गया और फिलहाल इस युवक का, राधेश्याम नाम के इस युवक का इलाज जयपुर में जारी है। चलिए बढ़ेंगे आगे और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लूट गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। फर्जी पुलिसकर्मी बनकर ये लोग लूट करते थे। बदमाशों से पुलिस की वर्दी जब्त की गई है। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं चारों ही बदमाश। बता दें कि 13 सितंबर को लूट की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था और CCTV फुटेज के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर जयपुर से, फर्जी पुलिस वाले जो हैं ये पकड़े गए हैं। अब ये बदमाश पुलिस की वर्दी और आइडेंटिटी कार्ड लेकर लोगों को अपना निशाना बनाते थे। दिन के समय में जब महिलाएं घर में अकेली होती थी, ये लोग उसी टाइम स्लॉट को चुनकर घरों में जाते थे और लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पिछले दिनों ऐसी ही घटनाएं सामने आई और आज इस गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। ये फर्जी पुलिस वाले पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि ये चारों ही बदमाश मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और CCTV फुटेज जो मिला है, जहां ये लूट की वारदात को अंजाम देने गए थे, उसी के आधार पर पुलिस ने अपनी पूरी छानबीन की और इसी आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ इन चारों से जारी है। ये फर्जी पुलिसकर्मी बनकर घरों में घुसते थे और देखते थे, जब दिन के समय में महिलाएं घर में अकेली होती थी, उसी टाइम ये घरों में जाते थे। पूछताछ के बहाने से लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते थे। बढ़ेंगे आगे और बजरी माफियाओं में झगड़ा देखने को मिला है। जोधपुर में बजरी माफियाओं की आपस में भिड़ंत हो गई। झगड़े में एक शख्स की मौत हो गई है और शख्स पर बता दें कि 15 लोगों ने हमला किया था। सरियों और लाठियों से वार किए गए थे। लूनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर जोधपुर से, यहां बजरी माफियाओं में झगड़ा देखने को मिला। जोधपुर में बजरी माफियाओं के बीच झगड़ा हो गया। एक शख्स की इस झगड़े में मौत हो गई है। बताया जा रहा है शख्स पर 15 लोगों ने एक साथ हमला किया था। बजरी को लेकर 2 पक्षों में कुछ विवाद हुआ और एक पक्ष के 15 लोगों ने एक अकेले शख्स पर हमला कर दिया। बड़ी खबर, सरियों और लाठियों से वार किए और इस पूरे घटनाक्रम में उस एक शख्स की मौत हो गई। अब बात 12 की, जहां 2 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले एक बार फिर से उफान पर हैं। समरानिया क्षेत्र में बारिश के चलते यहां से गुजर रही बरसाती नदियों में अच्छी पानी की आवक हुई है। कस्बे की दोनों बड़ी नदियों में पुलियाओं पर 2-2 फीट से अधिक की पानी की चादर चल रही है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर बहाव के बीच पुलिया पार कर रहे हैं। कई बार लोगों के इन पुलियाओं में बहने से मौत तक हो चुकी है।
आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन लोग इनसे कोई सबक नहीं ले रहे हैं और इन्हें आने जाने से रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है। बारां जिले के सदर थाना क्षेत्र के कोटड़ी सुंडा गांव के समीप पार्वती नदी में नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। बीते दिनों हुए बारिश के चलते नदी में पानी का बहाव तेज था। इस दौरान कोटड़ी सुंडा निवासी एक युवक की नदी में नहाने के दौरान युवक डूब गया, जिसे आसपास के ग्रामीणों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव के कारण वो बहकर काफी दूर तक चला गया। काफी तलाशी के बाद ग्रामीणों ने युवक को ढूंढ निकाला और उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया है और शव परिजनों को सौंप दिया है। एरिया था ग्राम कोटड़ी सुंडा का रहने वाला, जो आज सुबह पार्वती नदी में नहाने के लिए गया है। तो पार्वती नदी में नहाते समय पैर आगे जाने से, नदी में आगे जाने से डूब गया पानी में, तैरना नहीं आता था। और जैसलमेर में इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि शहर के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। 200 बिस्तरों वाले अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल के बरामदे में अतिरिक्त बेड लगाकर इलाज किया जा रहा है। जवाहिर अस्पताल में मरीजों की लाइन लगी है। इस बार ज्यादा बारिश होने की वजह से मौसमी बीमारियां ज्यादा बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा मरीजों में मलेरिया की शिकायत देखने को मिल रही है। मरीजों के बढ़ने से अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। जून के महीने तक, जुलाई 15 तक हमारे पास एवरेज जो है वो 950 से 1000 के बीच में आउटडोर चल रहा था। इस वक्त हमारा आउटडोर 1400 से 1500 के बीच में है। हम मान रहे हैं कि करीब करीब हमें 1.5 गुना मरीज अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं और उनकी कंटिन्यूस सेवा देने के लिए हमारे स्टाफ भी अपने टाइम से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और जो जितनी देर वो पहले भी ड्यूटी करते, उसी ड्यूटी में जितने मरीज पहले वो देखते थे उसी दुगनी देख रहे हैं। तो ये जैसलमेर के अस्पतालों की हालत है। इन दिनों मौसमी बीमारियां बढ़ गई हैं, अस्पताल में बेड खाली नहीं है और अब मरीज जो आ रहे हैं उनका इलाज बरामदे में अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा बेड लगाकर इलाज किया जा रहा है। 200 बिस्तरों वाले अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल के बरामदे में ये नजारा देखने को मिल रहा है, जहां एक्स्ट्रा बेड लगाकर अब लोगों का इलाज किया जा रहा है। बता दें कि इस बार मौसमी बीमारियां ज्यादा बढ़ गई हैं, जिस वजह से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है।